नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नेता शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उद्धव ठाकरे की वकालत कर रही है। पवार ने कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन का मुख्यमंत्री इस आधार पर होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। हालांकि ये विचार शिवसेना यूबीटी को पहले पसंद नहीं आया था। यूपी में बुलडोजर के विवादास्पद इस्तेमाल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। ये जुबानी जंग मंगलवार से शुरू होकर बुधवार तक जारी रही। सोमवार को बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। मंगलवार को अखिलेश ने टिप्पणी की तो जवाब में योगी आदित्यनाथ बुधवार को बोले। बुधवार को फिर अखिलेश ने और भी तीखी टिप्पणियां की। अखिलेश ने कहा था कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के सभी बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के गृह निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर की ओर मोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी बोले कि हर किसी के हाथ बुलडोजर पर नहीं टिक सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। केवल बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही इसे चला सकता है। जो लोग दंगाइयों के सामने घुटनों टेक देते हैं वो बुलडोजर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अखिलेश बोले कि जहां तक दिल और दिमाग की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी बुलडोजर का स्टीयरिंग बदल सकती है। अखिलेश ने फिर कहा, जो लोग दूसरों को बुलडोजर से डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिरा देते थे, क्या उनके मुख्यमंत्री आवास का नक्शा स्वीकृत है? कब पास हुआ? बताओ, कागज दिखाओ। जिन लोगों से आप बदला लेना चाहते थे उन्हें अपमानित करने के लिए आपने जानबूझकर उन पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध पेड़ काटने के आरोपी आईएफएस अफसर राहुल की राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने धामी को खरी खरी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि हम सामंती युग में नहीं है, जैसा राजाजी बोले वैसा ही होगा। सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत भी होता है, जब मंत्री और मुख्य सचिव से मतभेद हो तो कम से कम लिखित में कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी से सवाल किया कि उन्होंने राज्य के वन मंत्री और अन्य की लोगों की राय की अनदेखी करते हुए एक भारतीय वन सेवा अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? चाहे तो उस अधिकारी को बरी कर दें या विभागीय कार्रवाई बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री से ही हलफनामा मांगेंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आईएफएस अफसर को पद से हटा दिया गया है। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं, जो कहते हैं, वो मोदी सरकार कर देती है। क्या विपक्ष सरकार चला रहा है? दक्षिणपंथी भी यही कहने लगे कि सरकार राहुल चला रहे हैं क्या। अब राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है, वो चला रहे हैं। राहुल ने जम्मू कश्मीर में कहा कि लेटरल एंट्री की बात की। इन्होंने कहते हैं कि सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कि कैसे लाओगे? अमीर लोगों को लाएंगे, कमजोर लोगों को तुम आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लेटरल एंट्री लाओगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे। आजकल सरकार विपक्ष चला रही है। सच्चाई ये है कि जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चाहते हैं हम वो करवा देंगे। पीएम मोदी चुनाव प्रचार से गायब हैं, विदेश यात्रा करने में लगे हुए हैं, तो राहुल गांधी चुनावी राज्यों में गर्दा उड़ा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहली बार है कि राज्य का दर्जा छीना गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य का दर्जा रद्द करके लोगों का हक छीना गया, ये पहली बार हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये काम पहले कभी नहीं किया गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना है। आपका सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अधिकार और धन सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, राजा का नाम एलजी है। आपका धन आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा देना ही होगा। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधा। बता दें, जय शाह पहले बीसीसीआई के सचिव थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारी चीजें और सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह के जो बेटे हैं उन्होंने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया है, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता और बाकी स्टेट की जनता चुप रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में वो बारामूला सीट से चुनाव हार चुके हैं। बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर रशीद ने उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब खबरें हैं कि जेल में बंद जमात नेता सर्जन बरकती उनके खिलाफ नामांकन भरने जा रहे हैं। ऐसे में गांदरबल में उनकी डगर बेहद कठिन बताई जा रही है। इस बीच अब एक वीडियो क्रिएटर कश्मीर के पोर्टल ने अपलोड किया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला लोगों के सामने वोट मांगने के लिए अपनी टोपी उतार देते हैं और कहते हैं कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। वो पगड़ी उतार कर कहते हैं, मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत, मेरी ये टोपी। इतने में ही उनके समर्थक चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो, जान दे देंगे, जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। और नारेबाजी शुरू हो जाती है। अब्दुल्ला आगे कहते हैं, मेरी दस्तार की रक्षा करना, मेरी टोपी की रक्षा करना, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मुझे एक मौका दो, हाथ जोड़ता हूं। मैं गांदरबल के लोगों को हाथ जोड़कर एक गुजारिश करता हूं कि मुझे एक मौका दे दो, आपकी खिदमत करूंगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला लोगों के कहने पर टोपी वापस पहन लेते हैं। अब ये खबर और जोर पकड़ रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के बीच दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने फोटो भी जारी किया है। बता दें, 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। बता दें, विनेश फोगाट पिछले दिनों में काफी एक्टिव भी हैं। उन्होंने शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आप ने 10 सीटों की मांग रखी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है और जल्द कोई फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है और अगले 2 दिन में कोई फैसला हो सकता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में चंद्रशेखर की पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, जबकि जेजेपी के 15 कैंडिडेट हैं। जजपा और असपा गठबंधन की इस लिस्ट में उचाना विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला और डबवाली विधानसभा सीट से दिग्विजय चौटाला के नाम की घोषणा की गई है। 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या की कहानी उलझती जा रही है। एनडीटीवी के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनके पास ये साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं है कि हमलावर गौरक्षक थे या ऐसे किसी संगठन से जुड़े थे जो इस तरह के काम में लगा हुआ है। पुलिस ने आर्यन मिश्रा की हत्या में 5 आरोपियों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया है। इनमें से अनिल कौशिक को हर किसी ने कथित गौरक्षक दल का सरगना बताया है। एनडीटीवी ने उसके घर और प्रॉपर्टी डीलिंग दफ्तर पर जाकर देखा तो उसके गौरक्षक होने के तथ्य गवाही दे रहे थे। द प्रिंट ने आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा से बात की। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा फरीदाबाद की स्थानीय जेल में गए तो उनके बेटे की हत्या आरोपी ने उनके पैर छुए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि मेरा बेटा मुस्लिम है, अब उन्हें एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। मिश्रा ने 27 अगस्त को हत्या आरोपी और गौरक्षक दल के सरगना अनिल कौशिक के साथ हुई दर्दनाक मुलाकात का जिक्र करते हुए याद किया।
द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा ने कहा, मैंने कौशिक से पूछा, आप एक मुस्लिम को क्यों मारेंगे? सिर्फ एक गाय के कारण? आप कार के पहिए पर गोली चला सकते थे या पुलिस को बुला सकते थे, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कौशिक के पास कहने को कुछ नहीं था। आर्यन मिश्रा की कथित गौरक्षक कहने वाले लोगों ने हत्या कर दी। अब आर्यन मिश्रा की मां ने अब कहा है कि कह रहे हैं कि मुसलमान समझ के गोली मार दी। मुसलमान को भी क्यों गोली मारेंगे? मुसलमान इंसान नहीं है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान रहते हैं हमारे पड़ोस में, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे भाई हैं। गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक होने का दावा करने वालों ने आर्यन मिश्रा की हत्या की। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि उन्हें बस इतना ही अफसोस है कि मार दिए जाने वाले का नाम अब्दुल नहीं आर्यन है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों के लिए बुरी खबर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन रोकने के लिए संशोधित विधेयक पारित किया। इसे एक अप्रत्याशित कदम बताया जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ये संशोधन विधेयक तब लेकर आई है जब वो विधायकों के दल बदल की भुक्तभोगी रही है। बहरहाल अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दल बदलियों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। उनका उद्देश्य विधायकों की पेंशन बंद करके उन्हें दल बदल करने से रोकना और हतोत्साहित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ गई हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक बॉडी का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर पहले से ही लंबा विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। दिल्ली एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आम आदमी पार्टी बोली है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, पद सृजित करने हैं, एलजी साहब उस पर बैठे हैं। हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं, उस पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां शक्तियां लेने की बात है तो अधिक से अधिक शक्तियां वो अपने हाथ में ले रहे हैं क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च पर सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आई IC-814 सीरीज विवादों में घिरी हुई है। लोग, खासकर दक्षिणपंथी लोग, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फैक्ट्स पर नहीं है, नाम गलत दिए गए हैं। लेकिन इस बीच IC-814 कंधार अपहरण की सर्वाइवर पूजा कटारिया ने सारी अफवाहों को खत्म कर दिया है। वो उस प्लेन में मौजूद थी, यात्री थी। उन्होंने कहा है कि विमान में 5 आतंकवादी सवार थे। उड़ान भरने के आधे घंटे बाद आतंकवादियों ने घोषणा की कि विमान हाईजैक कर लिया गया है। हम घबरा गए थे, हमें अपना सिर नीचे रखने के लिए कहा गया। हमें यह भी नहीं पता था कि हम कंधार में हैं। लोगों को घबराहट हो रही थी, इसलिए बर्गर नाम का एक आतंकवादी जो फ्रेंडली व्यवहार रखता था, उसने लोगों की मदद की और उन्हें अंताक्षरी खेलने के लिए कहा। आतंकवादी डॉक्टर ने इस्लाम में धर्मांतरण पर बहुत सारे भाषण भी दिए। दूसरे आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नाराज हो रहे हैं। पूजा कटारिया ने कहा कि भारत सरकार अमृतसर में विमान पर कमांडो हमला करने की कोशिश कर सकती थी, उनको करना चाहिए था, फिर ये भारत के बाहर उड़ान नहीं भर सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये सरकार का फेल्योर है। भारत को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन यह ख्वाब झूठा है, क्योंकि जिस देश में नागरिकों को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, वहाँ छोटी सी बच्ची के द्वारा स्कूल में टीचर की मांग करने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, जहाँ शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को DEO यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि DEO अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी भी की। बच्चों ने रोते रोते मीडिया को सारी बातें बताईं, जिसके बाद विभागों में हड़कंप मच गया। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है।
स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको शिक्षक मिल जाए। इसलिए बच्चे कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर शिकायत की। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन वो तो 4 हाथ आगे निकले। बच्चों की शिकायत सुनने की जगह उनको ऑफिस से भाग जाने के लिए कहा। बच्चों का आरोप है कि डीईओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। वहीं डीईओ से मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने रो रो को मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। वैसे बात भी सही है, स्कूल में टीचर कौन मांगता है? बिना पढ़े ही विश्वगुरु बनेंगे? शिक्षा की थोड़ी ही जरूरत होती है। टीचर की मांग करने वालों को बड़ी सी बड़ी सजा दी जाए। पढ़ना चाहते हैं। त्रिपुरा में शांति के लिहाज से आज एक बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि राज्य में NLFT और ETTF के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी मौजूद रहे। समझौते को लेकर NLFT ने कहा है कि हमने सरकार पर भरोसा करते हुए 30 साल का संघर्ष खत्म किया है। संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा होने की बात भी कही। इसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि शांति और प्रगति की दिशा में त्रिपुरा की यात्रा में आज एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NLFT और ATTF ने 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और मुख्य धारा में लौटने, हिंसा का त्याग करने और समृद्धि और विकसित त्रिपुरा के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी के अनुसार इजरायली सेना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में घातक युद्ध जैसी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के ऑफिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पिछले एक हफ्ते में इजरायली हमलों में 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रेड में हिंसा और कई गिरफ्तारियां देखी गईं, जबकि सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को इजरायली सैन्य बुलडोजर द्वारा नष्ट कर दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने शरणार्थी शिविर पर बम गिराए, जिससे अल शामलिया पड़ोस में आग लग गई। ईरान की IRGC कुद्स फोर्स के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन चिजारी ने कहा है कि ईरान सही समय में हानिया की हत्या का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान की कुचलने वाली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अलग होगी। बता दें, इससे पहले भी ईरान कहता रहा है कि हम बदला लेंगे। वरिष्ठ ईरानी कमांडर ने आगे कहा कि जितना अधिक इजरायल वेस्ट बैंक के अलग अलग क्षेत्रों के खिलाफ अपने सैन्य हमलों को जारी रखेगा, उसके लिए स्थिति उतनी ही कठिन होगी। यूक्रेन के पोलताबा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल पुथल जारी है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री द्मित्रो कुलेबा ने भी अचानक त्यागपत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने हमास नेता याह्या सिनवार समेत कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमा शुरू किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि वो हमास के 6 नेताओं पर 7 आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या, चरमपंथ की वित्तीय मदद देने की साजिश रचने और सामूहिक जनसंहार के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप शामिल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।